प्रहार में बात करेंगे हाथरस कांड की। हाथरस कांड की जांच तेज हो गई है। आज न्यायिक आयोग की टीम हाथरस में जनता दरबार लगाकर चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड कर रही है। वहीं पुलिस बाबा सूरजपाल की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश डाल रही है। इस बीच हाथरस हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को लेटर लिखकर मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग की है। राहुल ने लेटर में लिखा है कि यूपी सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए जो मुआवजा घोषित किया है वो बहुत कम है। इस राशि को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। राहुल ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि हाथरस भगदड़ में जो लोग घायल हुए हैं उनका मुफ्त इलाज कराया जाए और उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। यूपी सरकार ने हाथरस भगदड़ में मारे गए 121 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि हर घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की जितनी राशि का ऐलान किया है वो कम है। हाथरस भगदड़ में मारे गए मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, बढ़ाया जाए, ये मांग राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी जब हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे उस दौरान भी राहुल गांधी ने अपनी यही मांग सरकार के सामने रखी थी। हाथरस हादसे में हुई 121 मौतों के कितने गुनहगार हैं और कौन कौन जिम्मेदार है? बाबा सूरजपाल कहां फरार है? हादसे में बाबा सूरजपाल का कितना रोल है? हाथरस भगदड़ के मामले में पुलिस का आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस बाबा सूरजपाल की तलाश में शहर शहर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। इस बीच शिकंजे में चढ़े हाथरस कांड के मुख्य आरोपी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूरजपाल बाबा का मुख्य सेवादार मधुकर कुछ समय से राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में था। उसने गिरफ्तारी से पहले कई राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। पुलिस को शक है कि बाबा के ट्रस्ट में कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से भी फंडिंग की गई है। पुलिस ने मधुकर और ट्रस्ट के बैंक खातों और मनी ट्रेल की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस मधुकर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी खंगालने में जुट गई है। वहीं हाथरस हादसे में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अलीगढ़ भेज दिया गया है। उसके साथ ही साथ 7 और आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। एक आरोपी रामप्रकाश शाक्य को आज पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। तो एक के बाद एक इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मधुकर के बाद अब सूरजपाल बाबा कब गिरफ्तार होगा और वो कहां हैं? मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, पवन नारा और कुमार सोनू। पवन, आपके पास आ रही हूं। राहुल गांधी जब हाथरस में थे तब भी वो मुआवजे की मांग कर रहे थे और कह रहे थे मुआवजा ज्यादा होना चाहिए। अब बाकायदा चिट्ठी उनकी तरफ से लिख दी गई है। बिल्कुल प्राची, आज राहुल गांधी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि जिस आर्थिक हालात से पीड़ित आते हैं उनके लिए 2 लाख का मुआवजा नाकाफी है, इस मुआवजे को बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इस पूरे हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी जब हाथरस और अलीगढ़ में पीड़ितों से मिले थे तो उनके परिवार के हालात जाने थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जिस निम्न आय वर्ग के लोगों की मौत हुई है उनके लिए 2 लाख का मुआवजा उचित नहीं है। इनमें से बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके मुख्य महिला की, यानी एक महिला की मौत हो गई, 2 बच्चियां और पति बचा है, या फिर एक बुजुर्ग माता की मौत हो गई और घर में सिर्फ एक बेटा बचा है। इस तरह के आर्थिक हालात हैं और उन्होंने इस मुआवजे को और ज्यादा बढ़ाने की मांग की है। ठीक है, राहुल गांधी मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले कल जब पुलिस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट में पेश करने लाई थी तो पेशी के बाद बाहर निकलते हुए मधुकर मुंह के बल गिर पड़ा था। पुलिस मीडिया से बचाने के लिए मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़ाकर बाहर लाई थी। इसी दौरान जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ा। पुलिस कर्मियों ने उसे तेजी से संभाला और फिर दौड़ाते हुए जीप में बिठाकर ले गए। तो मधुकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, अपने चेहरे को उसने अपने रुमाल से ढक रखा है। यही देवकर है, मधुकर है, जिस पर आरोप लग रहा है कि मुख्य सेवादार है और इसी की लापरवाहियों का नतीजा है कि 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब ये तस्वीर आप देखिए, जब कोर्ट में पेशी के दौरान उसे लाया जा रहा था उस वक्त दौड़ाकर पुलिस मीडिया की नजरों से बचाकर उसे पेश करना चाह रही थी, लेकिन इसी आपाधापी में ये मुख्य आरोपी मुंह के बल गिर पड़ा।
फिलहाल मधुकर को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। दरअसल देव प्रकाश मधुकर बाबा नारायण साकार हरि का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। बाबा के हर काम, उसकी फंडिंग, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, सब मधुकर देखता है। बाबा सूरजपाल तो फरार है, लेकिन मधुकर पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। ऐसे में पुलिस उसको रिमांड पर लेकर वो सारे राज उगलवाने की कोशिश करेगी, जिससे न सिर्फ बाबा की मायालोक का खुलासा होगा, बल्कि हाथरस कांड की भी सच्चाई सामने आएगी। अभी देखिए, हाथरस कांड की अगर बात करें और पुलिस की कार्रवाई की अगर आप बात करें, तो पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये 9 लोग कौन हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आइए ये भी आपको बताते हैं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़े देव प्रकाश मधुकर, जो कि सबसे बड़ा राजदार बाबा का बताया जाता है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। संजू यादव पुलिस की गिरफ्त में है। राम प्रकाश शाक्य पुलिस की गिरफ्त में है। राम लड़ेते यादव, जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। और मेघ सिंह, जो कि हाथरस का रहने वाला है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा मुकेश कुमार को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बाबा का ये रहस्यमय लोक है क्या, ये माया लोक है क्या। उपेंद्र यादव शिकोहाबाद का रहने वाला है, मंजू यादव हाथरस की और मंजू देवी भी हाथरस की रहने वाली हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ इस पूरे मामले में जारी है। तो हाथरस कांड के इस समय 8 बंदी कारागार में निरुद्ध हो चुके हैं, जिसमें से 6 बंदी के रूप में परसों निरुद्ध हुए थे। 2 बंदी, एक मधुकर और संजू यादव, जो आज कारागार में निरुद्ध हुए हैं। और सभी 105 बीएनएस में और 238, 110 बीएनएस की धाराओं में निरुद्ध हुए हैं। 6 बंदी 2 दिन पूर्व निरुद्ध हुए थे। उपेंद्र, राम लड़ैत, मुकेश कुमार, मेघ सिंह, मंजू देवी और मंजू यादव, ये 6 आए थे। और आज एक संजू यादव और मधुकर 2 आए हैं। प्रारंभिक तौर पे इनकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत 10 दिन इनको क्वारंटीन में रखे जाने का एक प्रबंध है, जो कि जेल मैनुअल में प्राविधानिक व्यवस्था है। उस 10 दिन के अंतर्गत इनको देखा जाएगा, फिर कारागार में संवेदनशीलता की स्थिति के आधार पर देखते हुए यथोचित निर्णय लिया जाएगा, ताकि इनकी कारागार में निरुद्धि सुरक्षित रह सके। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन 9 लोगों के जरिए बाबा तक पहुंचने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। कुमार सोनू, 9 लोग तो गिरफ्तार हो गए, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाबा कहां पर गायब हो गया और उसका सुराग यूपी पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बाबा को लेकर अभी पुलिस ज्यादा जो है तलाशबीन नहीं कर रही है। बेसिकली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी मधुकर को जो है गिरफ्तार किया गया है, कल कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सोमवार या मंगलवार में जो है उसकी रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी पुलिस, मधुकर को रिमांड पर लेगी, उससे पूछताछ करेगी। और अगर वो स्टेटमेंट में जो है अपने बयानों में रिमांड के दौरान बाबा का नाम लेता है, क्योंकि बाबा के अभी जो है कहीं ना कहीं भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगेगा कि बाबा से पूछताछ करनी जरूरी है, तो बाबा को पुलिस जो है सम्मन भी करेगी और पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। फिलहाल आज जो जिस तरीके से न्यायिक आयोग दूसरे दिन जो है अब खुला दरबार लगाया, आपको मैं दिखा दूं तस्वीरें, ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है जहां पर पूरी तरीके से खुला दरबार लगाया है। और आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बाहर एक टेबल लगाई गई है, जो कि कोई भी यहां पर व्यक्ति आकर जो भी इस घटना से जुड़े बारे में कोई साक्ष्य आयोग के सामने देना चाहता है या फिर कोई अपनी बात कहना चाहता है, कोई चश्मदीद है, पूरी घटना के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो पहले बाहर जो है यहां पर इस टेबल पर पूरी उसकी एंट्री हो रही है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह लिखा जा रहा है, बाहर फोन उसका सबमिट हो जाता है। उसके बाद जो है आप देखें तो सीधा जो है आयोग के कमरे में, जहां पर जिस रूम में आयोग की बैठा है, तीनों सदस्य जो एक चेयरमैन भी हैं जिनमें से, तो वो उससे पूरी बयान उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आयोग को ये लगेगा तो दोबारा से नोटिस करके उसको वापस बुलाया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया जो है अभी तक चल रही है। तकरीबन 6 से 7 लोग जो है स्टेटमेंट अपने दर्ज करा चुके हैं, क्योंकि कई लोगों से हमने भी बात की जिनमें से कुछ चश्मदीद भी थे, जिनका ये कहना था कि वो वहां से गुजर रहे थे, क्योंकि मेन हाईवे है और ऐसे में भगदड़ देखी, तो भगदड़ को देखकर जांच तेजी के साथ चल रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत बाबा का माया लोक, उससे पर्दा भी हटता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका पवन और सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अब इस पूरे मामले में पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिंदु क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। बाबा को कहां कहां से फंडिंग होती है, ये पता लगाने के लिए बैंक खाते, चल और अचल संपत्ति और मनी ट्रेल की पड़ताल जो है वो की जा रही है। अब कहां कहां से बाबा की फंडिंग होती है, देखिए बैंक खाते की जांच की जा रही है, चल और अचल संपत्ति की जांच की जा रही है, मनी ट्रेल की भी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इसमें जानकारी ये है, सोर्सेज ये बता रहे हैं, अब पुलिस को ऐसी आशंका है कि शायद राजनीतिक फंडिंग भी बाबा को मिलती रही है। इसके अलावा जांच इस बिंदु पर चल रही है कि जानबूझकर भीड़ के बीच से बाबा की गाड़ी को क्या निकाल दिया गया। सवाल यह है, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि भीड़ को संभालने की कोई कोशिश हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा जिस बिंदु पर जांच की जा रही है वो ये कि सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी, जो थ्योरी शुरुआत से कही जा रही है। एसआईटी की जांच में भी कुछ इसी तरफ इशारा किया गया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी का राजनीतिक दल से कनेक्शन, इस तरफ भी जांच की जा रही है। कुछ समय पहले राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था, पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग की जांच की जा रही है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन घूमती हुई नजर आ रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाबा का ये जो रहस्य लोक था आखिर ये कैसे चलता था, कैसे फंडिंग होती थी, कैसे पैसा जुटाया जाता था। राजनीतिक कनेक्शन की बात की जा रही है तो वो राजनीतिक कनेक्शन कितने गहरे थे। अब हाथरस हादसा था या साजिश, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। शिकंजे में आया बाबा का मुख्य सेवादार इसका अहम किरदार हो सकता है। बाबा नारायण साकार हरि का खास सेवादार मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। संगठन का फंड मैनेजर और फंड रेजर ये था, यानी इसकी जिम्मेदारी थी कि फंड को मैनेज करेगा और उगाही भी करेगा। सत्संग कराने के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम जो था वो मधुकर का था और ये पैसे कैसे इकट्ठे किए जाते थे यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी से पहले कुछ राजनीतिक दलों से भी मधुकर ने संपर्क किया था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल की जांच भी फिलहाल पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन किरदारों के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एंगल है, क्या कोई साजिश है, और इसीलिए पुलिस की जांच अब तेज हो रही है। पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल। सर एक आखिरी सवाल, फंडिंग का बता दीजिए, फंडिंग का रेजर था ये। अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों को द्वारा इनमें डोनेशन होता था, इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी। पैसा कहां से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है और एक ये बृहद विवेचना है। इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी लग रहे हैं और उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। सब मिलके करते हैं और कोई वहां दान पात्र नहीं है। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, किसी राजनीतिक दल से कुछ लेन देन होता नहीं है। और अगर राजनीतिक दल से होता तो आप याद कीजिए फरवरी से जून 2024 तक कोई सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारायण साकार हरि और कमेटी के आयोजक ना किसी के लिए नोट मांगते हैं, ना अपने लिए नोट मांगते हैं, ना किसी के लिए वोट मांगते हैं। कभी उन्होंने किसी के लिए वोट और नोट की अपील नहीं की है, इसीलिए कोई दान पात्र है, न चढ़ावा है, ना कोई किसी तरह का डोनेशन है, ना रसीद है, ना कुछ है। अब देखिए, हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा इस बीच हुआ। 2 जुलाई को हाथरस में हुए बाबा सूरजपाल के सत्संग में लगे टेंट की कैपेसिटी सिर्फ 60,000 लोगों की थी। अब 84,000 लोगों की तो लिखित में जानकारी प्रशासन को दी गई थी, उसके बावजूद टेंट की कैपेसिटी को लिखित कैपेसिटी के मुताबिक भी छोटा लगाया गया। इजाजत 80,000 लोगों की थी, 84,000 लोगों की थी, लेकिन जो भीड़ जुटी वो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस टेंट में 60,000 लोगों के खड़े होने की, बैठने की व्यवस्था है, उस टेंट में अगर 2.5 लाख लोग पहुंच जाएंगे तो वहां का माहौल क्या होगा, या खचाखच भरे हुए इस मैदान में कैसे हादसा जो है वो अपनी जगह बना लेगा। बाबा की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। खुद को परमात्मा बताने वाला बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कौन है ये भी आपको बताते हैं। सूरजपाल का माया जाल आप समझिए। सबसे पहले बाबा ने अपना मेकओवर किया। वो मंच पर अकेले बैठने की बजाय पत्नी को भी अपने साथ बिठाया करता था। मंच पर सिंहासन की तरह स्पेशल कुर्सी
कुर्सियां लगाई जाती थी, भगवा चोला की जगह ये जो बाबा है ये आपको सूट बूट में नजर आता था और ये सफेद रंग का सूट और काला चश्मा लगाए हुए अपने अनुयायियों से मुलाकात करता था। खुद को परमात्मा कहता है और पत्नी को मैया कहलवाता था। जितने भी अनुयायियों से आप बात करेंगे वो सभी इस बाबा को परमात्मा कहते हैं और बराबर में बैठी जो पत्नी है उसे मैया कहलवाता था। पत्नी अधिकतर मौन ही रहा करती थी, बाबा प्रवचन दिया करता था, सत्संग कराया करता था और इसके रहस्यमय लोग से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इसने सबसे पहले अपना मेकओवर किया। जब पुलिस में था, नौकरी गई, यौन शोषण का आरोप लगा, इसके बाद इसने अपना नाम बदल लिया, अपनी पूरी काया बदल ली और फिर ये बाबा के रूप में लोगों के बीच में पहचाने जाने लगा। कासगंज में बाबा का भव्य आश्रम बना हुआ है। यहां भोले बाबा को मानने वाले भक्त सत्संग के लिए आते हैं। आश्रम में करीब 25 सेवादार हैं जो पूरे आश्रम की देखरेख करते हैं। ऐसे ही एक सेवादार से बात की है हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने। इंडिया टीवी की टीम पहुंची है इस वक्त उत्तर प्रदेश के कासगंज में यहां पर बहादुर नगर एक गांव पड़ता है और इसी गांव में बाबा का जन्म हुआ था। यानी कि हरिनारायण बाबा बनने तक का जो सफर है वो इस गांव से शुरू हुआ। इस गांव के अंदर पैदा हुए थे सूरजपाल उर्फ हरिनारायण बाबा। सबसे पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूं, यहां पर एक काफी बड़ा आश्रम जो है वो बाबा का बना हुआ है और ये जगह है कासगंज का बहादुर नगर। यहां पर आप देखेंगे तो कई बीघों के अंदर ये एक आश्रम है और यहां पर बताया जा रहा है कि जो लोग हैं यानी कि जो भक्त हैं वो दूसरे आश्रमों की तरह इस आश्रम में भी आते हैं नमन करने के लिए। उनके लिए काफी जगह बनाई हुई है। ये पूरा का पूरा वेटिंग एरिया है। अगर आप देखेंगे जो भक्त यहां पर आते हैं वो यहां पर आकर वेट करते हैं और नमन करते हैं। इसी तरीके से यहां पर एक ये आश्रम बनाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहां के जो कुछ सेवादार हैं उनसे एक बार हम आपकी बात करा देते हैं, समझते हैं कि आखिरकार आश्रम में क्या होता है, बाबा यहाँ कब आते हैं। ये बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए। रमन कुमार। रमन जी, आप इस आश्रम में क्या है, सेवादार हैं, क्या काम करते हैं? सेवादार है। सेवादार जी। अच्छा, ये बताइए कि ये आश्रम जो है कब से है? ये 2000 से पहले का ही है। 2000 से पहले जी। क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर महापुरुष आते हैं, नमन करके चले जाते हैं, मत्था टेक के चले जाते हैं बस। मत्था टेक के जी। बाबा कब कब आते हैं यहाँ पर? मई 2023 में आए थे, ट्रस्ट बनाता जब आए थे, तब से नहीं आए। अच्छा जी। तो ये गांव भी है बाबा का? बाबा का यहीं जन्म हुआ था? हाँ, ये जन्मभूमि है प्रभु जी की, और वो मतलब यहीं के ही रहने वाले हैं। अच्छा जी। अभी और कौन कौन रहता है यहाँ उनके परिवार में? पूरा परिवार गांव में रहता है, उनसे आप मिल सकते हैं। गांव में रहता जी। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पे लोग नमन करने आते हैं तो क्या क्या होता है यहाँ पर? प्रसाद दिया जाता है या किस तरीके से पूजा पाठ होती है, क्या होता है यहाँ? कोई पूजा पाठ नहीं होती है, ना कोई प्रसाद दिया जाता है। यहाँ जो भी आते हैं मत्था टेक के और अपना चले जाते हैं वापस। जी। तो बाबा का आखिरी बार कब आए थे? मई के महीने में, सन 2023 में, जब ये ट्रस्ट बना था इधर, ये ट्रस्ट है इधर, जब ये आए थे। ट्रस्ट बनाया गया। जी जी। तो ये जमीन सब दान में दे दी है प्रभु जी ने। जो भी जमीन जायद उनकी जो भी थी सब दान में, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा है, सब दान में। जी। तो कितने सेवादार हैं यहाँ पे, कितने लोग आप लोग वॉलंटियर का काम करते हैं? यहाँ पे करीब 25-26 लोग यहाँ पे रहते हैं परमानेंट, बाकी टीम आती है और जाती है। अब बाबा का कासगंज का आश्रम 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में सेवादारों के रहने के लिए कमरे बने हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में रसोई है जहां भोजन बनता है। वहीं बाहरी हिस्से में एक वेटिंग एरिया है जहां भक्त बैठकर नमन करते हैं। बाबा के सेवादार का कहना है कि बाबा ने इस पूरी प्रॉपर्टी को 2012 में ट्रस्ट को दान कर दिया। तब से वो यहां बहुत कमाते हैं। आखिरी बार पिछले साल आश्रम में थोड़ी देर के लिए आए थे। राजपाल जी हमारे साथ हैं। कब से ये आश्रम है? राजपाल जी, हमें थोड़ा समझाइए कि जब भक्त आते हैं, ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है कि ये ट्रस्ट की कमेटी है और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, देखो ये यहाँ पे ये है, दान वगैरह कुछ यहाँ लिया नहीं जाता, ये सब कुछ क्लियर है। अच्छा, 2 अलग अलग बिल्डिंग है, इनके बारे में समझाइए। ये क्या है और सामने वाली बिल्डिंग क्या है? उसमें तो हमारा भोजनालय है, खाना पीना बनता है सामने वाले में, और इसमें हमारी जनरेटर वगैरह है। इसमें क्या है? जनरेटर वगैरह यानी बिजली का। और लोग जो भक्त आते हैं वो कहाँ बैठते हैं, उनके लिए नमन कहाँ करते हैं? वो तो नमन तो वहाँ करते हैं, और ये बैठना खाना पीना इसमें खा सकते हैं। एक बार दिखा सकते हैं अंदर कहाँ पर जनरेटर है और पानी पीने की क्या
व्यवस्था। देखिए हम आपको आश्रम दिखा रहे हैं जो कि जी सबसे पहले आपको ये जगह दिखा दूं। इस जगह को क्या बोलेंगे? जो ये जो आश्रम, इस जगह का क्या काम है? जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं, ये सेवादार रहते हैं इन कमरों में, जैसे टीम वाले आते हैं। हमारी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में काम होता है। अब जो टेस्ट का है जो कुछ भी है तो उसमें ही काम सेवा कर्म करते हैं। खेती बाड़ी में काम जानते हैं खेतों में क्या होता है। तो ये सेवादारों के कमरे हैं यहाँ? हाँ जी। देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जो सूरजपाल उर्फ हरिनारायण बाबा का जो आश्रम है, जो उनके गांव के अंदर आश्रम है, उस आश्रम में एक ये काफी बड़ा एरिया, आप देखिए काफी बीघों के अंदर ये आश्रम बना हुआ है। दूसरी तरफ की बिल्डिंग में मैं आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर अलग अलग कमरे बनाए हुए हैं, जनरेटर रूम है और कमरा नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पर कमरे बनाए हुए हैं और इतना बड़ा ये ओपन स्पेस है। और इस तरीके से यहाँ पर जो हैंडपंप है ये लगाए हुए हैं और इस तरह की भी मान्यता है, जो बाहर भी हैंडपंप लगे हुए हैं, कि जो लोग कुछ बीमारी होती है उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ का पानी पीने से, इन हैंडपंप का पानी पीने से उनकी बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। इस तरह की मान्यता जो है वो यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी बताई जा रही है। बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो आश्रम है एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था और 2023 में बाबा जो है वो यहाँ पर आए थे। हमारे साथ यहाँ के सेवादार मौजूद हैं। ये तो हमने आपने जगह दिखाई जहां पर जनरेटर रूम है और जो सेवादार रहते हैं यहाँ पर। सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा एरिया है। ये एरिया है लोगों के वेट करने के लिए, जो लोग यहाँ पर वेट करते हैं, जो जनता यहाँ पर आती है। और सामने की ये जो दीवार है, ये स्टार्टिंग एरिया मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर लोग आकर मत्था टेकते हैं, यहाँ पर नमन करते हैं। और दूसरी जो बिल्डिंग है जहां पर भोजनालय है, तो आपने बाबा का आश्रम देख लिया। बाबा का आश्रम कितना बड़ा है, कितनी जमीन पर फैला हुआ है, इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा ने अपने माया जाल को या बाबा ने अपने रहस्यमय लोक को कितना बड़ा किया था। अब मैं आपको हाथरस भगदड़ कांड से ठीक पहले की कुछ नई तस्वीरें दिखाती हूं। आप देखिए 2 जुलाई को बाबा के प्रवचन के दौरान कितनी भीड़ जुटी थी, ये तस्वीरें बता रही हैं। भगदड़ से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। ये वो मैदान है जहां पर सत्संग के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। जहां तलक आपकी नजर जा रही होगी इन तस्वीरों में आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे होंगे। इस एरिया को आप देखिए, खचाखच भरा हुआ एरिया नजर आ रहा है। ये भी खचाखच भरा हुआ एरिया नजर आ रहा है। वो टेंट जिसमें सिर्फ 60,000 लोगों के बैठने की या खड़े होने की व्यवस्था थी, उस टेंट में पहुंचे 2.5 लाख लोग। ये स्थिति कैसे बनी और भगदड़ कैसे मची, ये तो आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग मैदान के अंदर हैं और सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं, जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो इस गेट से एंट्री लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे। एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे। हाथरस भगदड़ कांड की जांच में जुटी पुलिस देवप्रकाश मधुकर को फिलहाल पकड़ चुकी है और उसे पकड़कर अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन भगदड़ से ठीक पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ या फिर श्रद्धालु आप कह सकते हैं उनकी भीड़ ही नजर आ रही होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया है। यहां पर 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ, जिसमें सेना ने अब तक 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर मोदर गांव और फ्रिसल चिनी नाम इलाके में हुआ है। दोनों एनकाउंटर लगभग एक साथ शुरू हुए और अभी भी सेना की कार्रवाई जारी है। यहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान सेना ने फ्रिसल चिनी गांव इलाके में कल 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। आज सुबह 2 और आतंकी का शव बरामद हुआ है। हालांकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के दौरान देश के 2 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। कुलगाम के मोदर गांव में लांस नायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन शहीद हुए हैं, जबकि फ्रिसल में एक आरआर के हवलदार राजकुमार ने शहादत दी है। लेकिन ये ऑपरेशन सेना का जारी है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, बताइए जरा इस वक्त किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, कितने आतंकियों को कुल अभी तक ढेर कर दिया गया है? प्राची, जम्मू कश्मीर में इस समय 3 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। पहला ऑपरेशन इस समय कुलगांव के चिनीग्राम एरिया में है और वहीं से थोड़ी सी दूरी पर दूसरा ऑपरेशन है, जहां पर भारतीय सेना ने आतंकियों की घेराबंदी कर लगातार ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि जो 6 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है चिनीगाम एरिया में, उसके अलावा बाकी जो आतंकी छुपे होने की आशंका है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। इसमें 2 भारतीय सेना के जवान, जिसमें से एक
पैरा रेजिमेंट से थे और एक महार से जो कि आरआर यूनिट में डिप्लॉय थे। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके अलावा तीसरा एक और बड़ा एनकाउंटर इस समय राजौरी यानी जम्मू के इलाके में राजौरी एरिया के मंजाकोट के पास चल रहा है, जहां पर देर रात करीबन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आतंकियों को स्पॉट किया गया। उन्होंने जो टीए बटालियन थी उसके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जो सेंट्री उस समय पोजीशन पे मौजूद था उसने अपनी एलएमजी से फायर करते हुए आतंकियों को खदेड़ा और इसलिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के द्वारा। तो ये 3 बड़े ऑपरेशन हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोकस इस समय कुलगांव के इस ऑपरेशन पे है, क्योंकि आतंकियों की अभी छुपे होने की आशंका करीबन 2 से 4 की संख्या में और हो सकती है। यानी जहां 6 आतंकियों को मार गिराया गया है तो वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी और होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसीलिए पहले पूरा एरिया सैनिटाइज किया जा रहा है और फिर उसके बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ लगातार इसे कॉम्बिंग ऑपरेशन को अभी जारी रखे हुए है। बिल्कुल, देखिए लगातार ये ऑपरेशन जारी है, आतंकियों का सुपड़ा साफ कश्मीर में किया जा रहा है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी।